हेलो फ्रेंड्स, बीएड की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस इन इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल की बात है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि इंक्लूसिव स्कूल्स क्या होते हैं, यह व्यवस्था क्या होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके संबंध में आने वाली चुनौतियाँ या इसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों के संबंध में बात आज हम विस्तार से करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट है, यह पेपर है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी यूनिट 4 के बारे में बात कर रहे हैं। इन चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करें तो चुनौतियाँ किसके सामने आ रही है? विद्यालय के सामने, शिक्षकों के सामने, अभिभावकों के सामने, बालकों के सामने और हमारी जो इससे संबंधित सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। जब यह इन सभी का मिलाकर एक जो शिक्षा का क्षेत्र बना हुआ है, उसमें अगर बालक अधिगम नहीं कर पा रहा है उस अनुरूप जैसी अपेक्षाएं की जा रही है इस व्यवस्था से, तो कोई ना कोई समस्या आ रही होगी सामने, कोई ना कोई चुनौती आ रही होगी। तो उन चुनौतियों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वह होते हैं बालक, जिसकी बात जिन अपवंचित या वंचित या अक्षम या पिछड़ा वर्ग कह लें, इन सभी बालकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो शुरू की गई थी, समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा की बात उन्हीं विशेष बालकों के लिए की गई थी जो इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो इस क्षेत्र में हम सबसे पहले जो समस्या आई है या चुनौती आई है जिसकी हम बात आज करने जा रहे हैं, शून्य अस्वीकृति, ज़ीरो रिजेक्शन। इसकी हम चर्चा करें तो हमने पहली बार ये शब्द सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कि शून्य अस्वीकृति होती क्या चीज़ है, विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लें, इसका मीनिंग हम समझें तो कहा जा सकता है कि किसी भी बालक को किसी भी परिस्थिति में विद्यालय में प्रवेश देने के लिए नहीं रोका जाना शून्य अस्वीकृति कहलाती है। किसी भी प्रकार से उसको अस्वीकार नहीं किया जाना, यही शून्य अस्वीकृति है। इसके बारे में प्रोफेसर एस.के. दुबे लिखते हैं, शून्य अस्वीकृति का आशय विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से है जिसमें अक्षम, अपवंचित, पिछड़े एवं सामान्य बालकों को समान रूप से प्रवेश की स्वीकृति होती है तथा उनके अधिगम स्तर में सुधार एवं समग्र विकास के लिए पूर्ण आशावादिता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में शून्य अस्वीकृति एवं समावेशी स्वीकृति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी भी प्रकार के बालक को विद्यालय में प्रवेश से रोकना या उसे इस प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने से रोकना या उसके साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं किया जाना, विरोध का प्रदर्शन किया जाना, उसे किसी भी प्रकार से रोका जाना, उसका शोषण किया जाना, इन सभी प्रकार की बातों पर रोक लगाना, यही शून्य अस्वीकृति कहलाती है। इस शून्य अस्वीकृति जो है उसके मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वह बाधाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करें शिक्षकों की उदासीनता। बहुत सारे विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था देखी जाती है कि कोई इस प्रकार का बालक है, वंचित बालक है या किसी रूप में अक्षम बालक है, विकलांग बालक है या किसी भी तरह से उसमें योग्यता, सामान्य बालक जिसे नहीं कहा जा सकता,
ऐसा बालक यदि विद्यालय में आता है तो सभी शिक्षकों का व्यवहार उस बालक के प्रति उदासीन ही रहता है, क्योंकि वह परिवार से भी ऐसी स्थिति में आता है, या तो वह सामान्य बालक जो एक कक्षा में पढ़ता है उसकी उन सभी बालकों से उम्र में वह बड़ा होगा, क्योंकि वह उस तरह से उस स्तर तक सीख नहीं पाता है। परिवार के लोग भी उसे प्रवेश दिलाने में देरी करते हैं विद्यालय में, तो वह उन सामान्य बालकों से उम्र में अधिक होता है। तो शिक्षक उसे देखकर ही अपना एक व्यवहार उदासीन कर लेते हैं, एक नकारात्मक जो वातावरण है उसे दिया जाता है। उनकी संवेदना उस बालक के प्रति वैसी नहीं रहती जैसे कि सामान्य बालक के साथ उनका व्यवहार होता है। तो इस प्रकार की जो कमी देखी जाती है शिक्षकों की उदासीनता के कारण बालक या तो प्रवेश के बाद जल्दी ही विद्यालय आना बंद कर देता है, या उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, वो बालकों के साथ मारपीट करता है, या बालकों के सीखने में भी बाधाएं उत्पन्न करता है। उसे वैसा माहौल प्रदान शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाता है। उसके पश्चात हम देखें तो प्रधानाध्यापक की उदासीनता। शिक्षकों द्वारा जैसा व्यवहार उस बालक के साथ किया जाता है, उस बालक को प्रधानाध्यापक भी देखते हैं, मॉनिटरिंग करना उनका कार्य होता है। तो उस मॉनिटरिंग के दौरान जब वह कक्षा अवलोकन के लिए या विद्यालय अवलोकन के लिए रोज़ निकलते हैं प्रधानाध्यापक, तो वह देखते हैं कि ऐसे बालकों की व्यवस्था अलग से की जाती है या उसे अलग थलग बिठाया जाता है सब बालकों से। तो ऐसा जो व्यवहार है शिक्षकों का, उन पर कोई कार्यवाही की जाए या उस तरह की योजना का निर्माण किया जाए कि उनके लिए ऐसा रुचिपूर्ण माहौल बनाए प्रधानाध्यापक के द्वारा, विद्यालय में ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे कि वह अधिगम प्रक्रिया को सुगमता से ले सके। उसके पश्चात अभिभावकों की उदासीनता के बारे में हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि परिवार में ही जब बालक जन्म लेता है और वह ऐसी अक्षमता के साथ जन्म लेता है या बाद में भी उसमें अक्षमता आती है, तो परिवार के लोग ही उसके साथ नकारात्मक व्यवहार करते हैं कि यह बालक कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वह घर पे धमाल कर रहा है, मस्ती कर रहा है, या दूसरे घर पे भी अन्य परिवार के अन्य बालकों के साथ मारपीट करता है या सीखने में थोड़ा मंद बुद्धि है, तो उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाया जाता उसकी उम्र के अनुसार, क्योंकि उनमें एक डर रहता है कि यह बाहर जाकर भी ऐसा ही व्यवहार करेगा और उसके बाद उससे हमेशा यही कहा जा सकता है कि वह कुछ सीख नहीं सकता, वह कुछ कर नहीं सकता। तो इसका प्रभाव बालक की मानसिकता पर अधिक पड़ता है और वह इस बात को अपने अंदर तक ले लेता है कि मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, तो वह सीखने का प्रयास भी नहीं करता है। तो अभिभावकों की उदासीनता भी उस बालक के प्रति रहती है। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन की उदासीनता। जब ऐसी बात विद्यालय प्रबंधन की नज़र में आती है कि हमारे विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या है 2 या 3 या 4, एक भी बालक यदि ऐसा है तो उसके लिए शिक्षकों से, प्रधानाध्यापक से, अभिभावकों से जो इसकी बैठक होती है समिति की, उसमें बात की जाए और उनके लिए एक सुगम रास्ता अपनाया जाए रुचिपूर्ण बालकों के लिए। मतलब जैसा बालक का व्यवहार है उसके अनुरूप उसके लिए माहौल तैयार किया जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा या किसी और माध्यम से उस बालक को विद्यालय में लाने का प्रयास किया जाए और सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षित करने का प्रयास विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में वह भी उदासीन रहते हैं। इसके बाद हम बात करें विद्यालयों में संसाधनों का अभाव। विद्यालयों में जो भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। बालक जब ऐसे कोई अक्षम बालक होते हैं, जैसे किसी में श्रवण दोष होता है, दृष्टि दोष होता है, या कोई बोलने में असमर्थ होते हैं बालक, या कोई बालक किसी वर्ड को रिपीट करते हैं,
या सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसको उसके जो हाव भाव या उसकी जो क्रियाएं हैं उसका रिपीटिशन करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। कोई बालक विकलांग होते हैं, अपवंचित बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, तो यह सभी जो बालक हैं इनकी स्थिति को ध्यान में रखकर विद्यालय में जो भौतिक संसाधन होते हैं वह कम होते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान नहीं की जाती है जैसा कि उन्हें चाहिए। यदि कोई विकलांग बालक है तो वह अधिक चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था या रैंप की व्यवस्था या इस प्रकार की कोई व्यवस्था जिससे उसे विद्यालय तक आने में या विद्यालय तक आ जाने के बाद भी कक्षा में या इधर उधर जाने आने में सहायक हो सके। श्रवण दोष वाले बालक होते हैं, दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं जो अच्छी तरह से देख नहीं पाते, उनके लिए उस तरह की पुस्तकों का अभाव होता है। तो यह जो संसाधन है विद्यालयों में वह उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो भी उनके मार्ग में बाधाएं आती है। इसके पश्चात प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव। शिक्षकों को विद्यालय में जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं वह भी जो उन्होंने सीखी हुई है पद्धतियाँ या विधियाँ उन्हीं पर कार्य किया जाता है। कोई नई मेथड या कोई नई प्रक्रिया अपनाने का प्रयास शिक्षकों द्वारा हमेशा नहीं किया जाता, क्योंकि उनके पास भी समय का अभाव होता है, संसाधनों का अभाव होता है, तो वह भी इस प्रकार का कार्य रुचिपूर्वक नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि शिक्षकों को अलग से इस प्रकार के शिक्षक की व्यवस्था हो जो इस तरह के अपवंचित बालकों को प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवा सके या उस रूप में उस शिक्षण प्रक्रिया को ले सके जैसे कि बच्चे की स्थिति है, तो यह जो है अधिगम प्रक्रिया वह बालक अच्छी तरह से कर पाते हैं। फिर नवाचार के ज्ञान का अभाव होता है शिक्षकों में। शिक्षक जब एक बार कार्य करने लग जाता है विद्यालय में तो उसके बाद उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता या उनकी पर्याप्त रुचि नहीं होती इस बारे में कि वह आगे से आगे नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करे, नई टेक्निक्स या नए प्रयोग किए जाएं उनके साथ। जैसे विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान किए जा सकते हैं ऐसे बालकों के लिए कि वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं या किस मेथड से पढ़ाया जाए तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इस तरह का विचार शिक्षकों में नहीं आ पाता है, इसका अभाव रहता है शिक्षकों में। फिर व्यवसाय के प्रति समर्पण का अभाव। एक शिक्षण व्यवसाय जिसके बारे में कहा जा सकता है कि सबसे अच्छा व्यवसाय जो है वह शिक्षण का व्यवसाय है, जिसमें जो शिक्षक होता है वह हमेशा शिक्षार्थी को देने का ही प्रयास करता है, उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखता है। शिक्षक बालकों से कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, अभिभावकों से कोई अपेक्षाएं नहीं होती है, वह हमेशा अपना जो है उससे बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास शिक्षक करता है। तो जो ये शिक्षक का व्यवसाय है उसके प्रति समर्पण के भाव का अभाव आजकल के शिक्षकों में, वर्तमान जो शिक्षक पीढ़ी है उनमें देखा जाता है। अगर अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण का भाव होगा तो उन बालकों के प्रति संवेदनाएं शिक्षक में अपने आप ही प्रस्फुटित होगी वह संवेदनाएं, और वह अंदर से उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर पाएंगे। इसके पश्चात आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षकों का, जिसका कि उनमें हमेशा अभाव रहता है। वह हमेशा उस नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित स्वयं भी होते हैं और इस प्रकार के बालकों को में भी नकारात्मक भावना पैदा करते हैं, और सामान्य जो बालक होते हैं उसके साथ जो शिक्षण कर रहे हैं उनमें भी नकारात्मकता के भाव पैदा करते हैं उस बालक के प्रति, अपवंचित बालक के प्रति। तो वह उनमें सामंजस्य बिठाने का जो प्रयास होता है उस बालक का, वह उसको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। इसके पश्चात सहयोग का अभाव होता है। सहयोग किसके द्वारा? यह सबकी मिलीजुली व्यवस्था है, जैसा मैंने कहा था। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षार्थी, अभिभावक, प्रबंधन समिति
और जो स्थानीय सरकार है या केंद्र सरकार है, सभी लोगों का मिला जुला प्रयास जो यह होता है इस प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अच्छा प्रभावी रूप देने का जो प्रयास है वह मिले जुले सहयोग के कारण प्रभावित होता है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इन सभी लोगों में आपसी सामंजस्य या सहयोग का अभाव देखा जाता है, जिससे यह बालक जो है समावेशी शिक्षा प्रभावित होती है। योजना का अभाव होता है, सुचारू रूप से योजनाएं नहीं बनाई जाती है। प्रथम में कि ऐसा बालक यदि विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उनके लिए किस तरह की योजनाएं निर्माण की जाएगी, किस तरह का शिक्षक किस तरह के बालक को पढ़ाने में रुचि लेता है या पढ़ाने का प्रयास कर पाता है। एक शिक्षक को यदि विद्यालय में इस प्रकार के बालक ज़्यादा नहीं होते, एक शिक्षक को उसकी केवल देखरेख का कार्य दे दिया जाए, जैसे कि अडॉप्शन होता है, गोद लिया जाता है। अभी सरकार में भी जैसे कोई अधिकारी है तो वो एक गार्डन गोद ले लेता है या एक गांव गोद ले लेता है, इस प्रकार का जो प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार का प्रयास विद्यालयों में भी किया जाता है कि एक शिक्षक को एक बालक की जो है देखरेख दे दी जाए उनको, या उनको गोद दे दिया जाए, जैसा भी उसके सभी प्रकार की क्रियाओं का अवलोकन वह शिक्षक करेगा और निर्णय लेगा कि उसे किस प्रकार से इस विद्यालय में समायोजन के प्रयास, शिक्षकों के साथ समायोजन, अन्य विद्यार्थियों के समायोजन करने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में किस प्रकार से सहयोग दिया जाए, इस प्रकार की योजना का विद्यालयों में अभाव देखा जाता है। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, जैसे सभी की हम बात करें, अभी तक जो भी बिंदु हमने देखे, तो सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा हमें ऊपर की ओर ले जाता है और नकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। तो किसी भी व्यवस्था के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी घटना के प्रति हम अगर अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रख पाते हैं तो हम उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव होता है शिक्षकों में और विद्यालय के जो अन्य कर्मचारी हैं उनमें भी। उसके पश्चात व्यापक दृष्टिकोण का अभाव, ब्रॉड व्यू जो होना चाहिए, संकुचित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी प्रक्रिया के प्रति। अगर हमारा दृष्टिकोण संकुचित है तो हम उसी दायरे में रहकर उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। अगर उस प्रयास में या उस क्रिया को हम एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, उस बंधी हुई प्रक्रिया पे नहीं चलने का प्रयास करें और खुलकर अपना अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हम अपना जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना दृष्टिकोण व्यापक रखें, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि शिक्षकों में इस व्यापक दृष्टिकोण का अभाव रहता है। तो यहाँ तक तो हमने बात की शून्य अस्वीकृति के मार्ग की जो बाधाएं हैं उनकी। अब हम बात करते हैं शून्य अस्वीकृति के उपाय। यह जो शून्य अस्वीकृति की जो प्रक्रिया है या शून्य अस्वीकृति के रास्ते में जो बाधाएं आ रही है उनकी हमने बात की, और उसके बारे में उपाय क्या किए जा सकते हैं वह अगर हम देखें तो शिक्षकों में शून्य दर्शन के प्रति जो शून्य अस्वीकृति है उसके दर्शन की समझ विकसित होना। अब जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो वही बात हो जाती है कि सभी का अपने अपने देखने का, अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इसका मुख्यतः शून्य अस्वीकृति जो शब्द है या शून्य अस्वीकृति जिसे कहा जा रहा है या जो प्रोसेस है यह वह किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी अवधारणा क्यों दी गई, समावेशी विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा में इस प्रकार की अवधारणा का जन्म क्यों हुआ, इस दर्शन को यदि शिक्षक समझ लेते हैं,
समझने का प्रयास करते हैं तो यह सारी समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और इस बारे में अन्य कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर शिक्षकों में वंचित छात्रों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जानी चाहिए। जैसा मैंने अभी पहले बात की कि शिक्षकों में संवेदनशीलता की कमी होती है। संवेदनशीलता की क्यों कमी होती है? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण हम इसके लिए नहीं दे सकते, समय का अभाव, संसाधनों का अभाव, रुचि का अभाव, और कहते हैं कि बर्डन बढ़ गया है समय का, या समय सीमा है, या किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है तो उसमें शिक्षकों की जो संवेदनशीलता ख़त्म होती जा रही है बालकों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, शिक्षक का जो व्यवसाय है उसके प्रति संवेदनशीलता ख़त्म होती जा रही है। तो वह अपना जो प्रयास है वह उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षकों में वंचित छात्रों के प्रति, या वंचित छात्र ही क्यों, सामान्य छात्रों के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए, या सभी बालकों के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं जो भी नीतियाँ बनी हैं, शिक्षा के अधिकार हैं, बाल अधिकार हैं, तो सभी बालक समान होते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके बाद अभिभावकों में बाल अधिकारों की समझ विकसित होना। अभिभावक ही नहीं जानते कि हमारे बालकों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं सरकार द्वारा और वह किन अधिकारों से वंचित रह रहे हैं। इन अधिकारों की समझ अभिभावकों में अगर बढ़ेगी तो वह अपने बालक के प्रति या ऐसे वंचित बालकों के प्रति अधिक प्रयास कर पाएंगे। इसके पश्चात प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के वातावरण को सकारात्मक बनाना। प्रधानाध्यापक विद्यालय का हेड होता है, सारी व्यवस्थाएं उन्हीं की देखरेख में चलती है। उसे बेहतर बनाने का प्रयास प्रधानाध्यापक द्वारा किया जा सकता है। तो वह माहौल को, उस वातावरण को किस प्रकार से सकारात्मक बनाए, उसमें वह सभी का साथ ले सकते हैं, शिक्षकों का, अभिभावकों का, प्रबंधन समिति का, आसपास की समाज का, सरकार द्वारा जो सहयोग मिलना चाहिए बजट में या और अन्य कोई भी जो सहायता प्राप्त की जा सकती है, वह प्रधानाध्यापक के सकारात्मक व्यवहार और विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के निर्माण द्वारा ही यह प्रयास संभव हो सकता है। तो इसे सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाध्यापक में सामुदायिक सहयोग का भाव। सामुदायिक सहयोग से मतलब हम ले सकते हैं कि आसपास की जो समाज है उनको इस बारे में प्रेरित किया जाए। सरकार से तो बजट प्राप्त होता ही है, आर्थिक सहयोग उनके लिए प्राप्त तो होता ही है ऐसे वंचित बालकों के लिए, लेकिन वह समन्वय के द्वारा प्रबंधन समिति में आसपास की समाज के लोग ही होते हैं, विद्यालय के अभिभावक गण होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो इस प्रकार अगर सामुदायिक सहयोग के द्वारा उनके लिए कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता भी है, ऐसे बालकों के लिए ऐसे संसाधन जो सरकार नहीं जुटा पा रही है या विद्यालय समिति नहीं जुटा पा रही है, तो वह इस प्रकार के सामुदायिक सहयोग से भी जुटाया जा सकता है। इसके पश्चात शिक्षकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। जैसा शिक्षण व्यवसाय के बारे में हमने पहले भी बात की अभी वीडियो में कि शिक्षण व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसे कि सबसे अच्छा व्यवसाय माना जाता है। तो अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण रखा जाना। हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो अगर उसमें समर्पण का भाव नहीं होगा तो हम उसमें कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। केवल एक करने के लिए कि कार्य बस करना है, अगर ऐसी स्थिति में हम कार्य करेंगे तो उसमें न तो हमारी रुचि उत्पन्न होगी, न हम उसे बहुत अच्छी गुणवत्ता प्रदान कर पाएंगे। तो समर्पण का भाव शिक्षकों में होना चाहिए।
आज हमने बात की शून्य अस्वीकृति के बारे में, उसके मार्ग की बाधाओं के बारे में और शून्य अस्वीकृति के उपाय के बारे में। थैंक यू।